आज पढ़ते हैं कीटोन शुगर्स के बारे में। तो कीटोन शुगर्स क्या होते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स के हिसाब से इनकी क्लासिफिकेशन में हम लोग 3 कार्बन आइटम्स, 4 कार्बन आइटम्स, 5 कार्बन और फिर 6 कार्बन वाले कीटोन शुगर्स पढ़ते हैं। 3 कार्बन में 1, 2, 3 कार्बन, जिसमें से एक फंक्शनल ग्रुप होगा कीटोनिक, वो तो यही वाला रहेगा क्योंकि बीच में पाया जाता है। बाकी दोनों कार्बन होंगे हमारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ में CH2H, CH3OH, नाम हो जाएगा डाई हाइड्रोक्सिल कीटोन। डाई हाइड्रोक्सिल कीटोन। 4 कार्बन में 1, 2, 3, 4, इसमें से एक होगा कीटोन, बाकी ऊपर वाला होगा CH2OH, लास्ट वाला होगा CH2H, बीच वाला होगा ये थर्ड कार्बन होगा कायरल। इसका कॉन्फ़िगरेशन ये, अब देखो कायरल कार्बन की संख्या है 1। आइसोमर्स कितने पॉसिबल हैं? 2 की पावर n। n क्या है? नंबर ऑफ कायरल आइटम्स, यानी 2 की पावर 1, यानी 2 आइसोमर्स पॉसिबल हैं इसके। लेकिन हम लोग चूंकि नेचुरल शुगर्स पढ़ रहे हैं और नेचुरल शुगर्स डी कॉन्फ़िगरेशन के होते हैं। डी कॉन्फ़िगरेशन जो फार्देस्ट कायरल कार्बन होता है फ्रॉम एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप हैज द कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर टू डी ग्लिसरैल्डिहाइड, यानी दाहिने साइड में उसका OH होता है। तो यही वाला आइसोमर पॉसिबल है नेचर में और यही मिलता है, इसलिए हम लोग सिर्फ यही पढ़ेंगे। इसका रिवर्स वाला, इसका जो दूसरा भाई है इसमें लेफ्ट में OH है, वो नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइसोमर्स 2 पॉसिबल हैं, लेकिन नेचुरली अकरिंग सिर्फ यही वाला होता है और यही पढ़ा जाता है। इसी की पढ़ाई करेंगे। इसका नाम है एरिथ्रिलोज। एरिथ्रोलोज। 5 कार्बन आइटम्स में हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5। 5 में ये भी कायरल नहीं है, ये भी कायरल नहीं है, ये भी कायरल नहीं है। बाकी ये 2 कायरल कार्बन है जिसमें से इसकी OH की पोजीशन हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये नेचुरली अकरिंग यही वाली कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है। सिर्फ कायरल बचा अब ये वाला, जिसमें हम इसकी पोजीशन पर H और OH डिफर कर सकते हैं। तो एक आइसोमर बनेगा ये वाला जिसमें राइट साइड में OH होगा और दूसरा आइसोमर जिसमें लेफ्ट में OH रहेगा। दो कार्बन होने के बावजूद ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन नहीं चेंज कर सकते। इसका नाम होगा राइबोलोज, इसका नाम होगा ज़ाइलूलोज। ऐसे 6 कार्बन में हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसमें से ये भी कायरल नहीं हो सकता, ये भी कायरल नहीं हो सकता, ये भी कायरल नहीं हो सकता। इसके कायरल होने के बावजूद इसका कॉन्फ़िगरेशन हम चेंज नहीं कर सकते। बचे कितने? 2, कितना होगा? 3 और 3, 6, 3 और 3, 6। ठीक है, बचे कितने? 2। इसमें से एक ये आइसोमर पॉसिबल है, 2 की पावर 2, यानी 4 आइसोमर्स पॉसिबल है। चलो पहले 4 का स्केलेटन बना लेते हैं। कौन सा? फिशर स्केलेटन बना लेते हैं। ये स्केलेटन है जिसमें हम लोग 4 आइसोमर्स बनाते हैं। एक बार दोनों दाहिने लगा देते हैं OH, एक बार दोनों बाएं लगा देते हैं, एक बार थर्ड का OH ऊपर लगा रहने देते हैं और फोर्थ का OH लेफ्ट कर देते हैं, और एक बार
थर्ड का OH लेफ्ट कर देते हैं और फोर्थ का OH राइट कर देते हैं। बाकी वैलेंसी एज यू नो कंप्लीटेड बाय हाइड्रोजन। अब देख लेते हैं नाम। तो देखो ये साइकोज, इसका नाम है सॉर्बोज, इसका नाम है फ्रक्टोज और इसका नाम है टैलेटोज। ठीक, अब जैसे एल्डोज शुगर से याद किए थे वैसे ही हम लोग कीटोज शुगर भी याद कर लेते हैं। इसमें से इसको याद करने की जरूरत नहीं है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 4 कार्बन में यही एक आइसोमर पॉसिबल है, 5 कार्बन में 2 आइसोमर है, इसलिए हमको पता होना चाहिए कि किसका OH किधर हो। तो राइबोज में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। राइबोज में 4 और 3rd दोनों पोजीशन पर दाहिने साइड में OH है, तो इसका नंबर हम लोग लिख देंगे 43। ज़ैलूलोज में सिर्फ और सिर्फ चौथे कार्बन का OH राइट साइड में है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा 4, या इसको हम लोग याद कर लेंगे 4 से, सिर्फ 4। छठे कार्बन में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। कितने दाहिने OH हैं साइकोज में? 5, 4, 3, यानी 5, 4, 3। इसका साइकोज को याद कर लेंगे 543 से। सॉर्बोज 3 और 5, यानी 5 और 3। इसका नंबर कितना है? 5, 4। और ये टैलेटोज सिर्फ 5। तो हम लोगों के पास में इनको याद करने का तरीका भी बिल्कुल सिमिलरली एल्डोज शुगर्स की तरह ही है। अब इनके रिंग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये तो ओपन चेन स्ट्रक्चर था, अब देख लेते हैं इन्हीं का रिंग स्ट्रक्चर। तो रिंग स्ट्रक्चर चूंकि यहां पर कीटोनिक ग्रुप है, इसलिए अगर अल्कोहलिक यानी ये ग्रुप अगर इस पर अटैक करता है तब हम लोगों का बनता है एसिटल। जबकि एल्डोज शुगर में हमने देखा था कि OH जब अटैक कर रहा था एल्डिहाइड पर तब बनता था हमारे पास हेमी एसिटल, यहां पर बनेगा एसिटल। ठीक है, और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी होती है? 6 मेंबर्ड रिंग। तो हम लोग सिर्फ 6 मेंबर्ड रिंग ही बनाएंगे। इसमें देखते हैं, इनकी कोई बात फिलहाल नहीं करेंगे, सिर्फ इसमें देखते हैं। इसमें भी हम लोगों के पास अक्सर करके जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है फ्रक्टोज। तो सिर्फ फ्रक्टोज का देख लेते हैं। तो फ्रक्टोज में 6 मेंबर्ड रिंग कहां से बनेगी? अगर 6 मेंबर्ड रिंग हम लोग बनाते हैं, इसमें से 5 होंगे कार्बन एटम्स और 1 होगा ऑक्सीजन एटम। ऐसा हम लोगों ने देखा था जब एल्डोज पढ़ रहे थे, तभी मिलेंगे। तो कुल मिलाकर के हमारे पास 6 एटम्स बनेंगे। अब देखो रिंग में ये कार्बन होगा, ये कार्बन होगा, ये कार्बन होगा, ये होगा, ये होगा, 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन, और ये वाला जो OH होगा ये छठा। कुल मिलाकर के 6 एटम्स, यानी ये वाला फंक्शनल ग्रुप OH अटैक होगा या रिएक्शन करेगा इस वाले CO के साथ में। हमारे पास 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी, और रिंग हम लोग हावर्थ प्रोजेक्शन से ही बनाएंगे। इसमें से ये होगा पहला। हावर्थ में हम लोगों ने एल्डिहाइड, जब एल्डोज शुगर पढ़ रहे थे तब इस कार्बन को पहला कार्बन देख रहे थे, इसको पहला बोल रहे थे, लेकिन यहाँ पर पहला वाला जो अगर कार्बन अगर हम देखें तो ये वाला है, और दूसरा कार्बन हम लोगों का CO है। यानी फंक्शनल ग्रुप जिस पर अटैक हो रहा है, जो कार्बन हमारा एल्डोज शुगर में जिस पर अटैक हो रहा था वो था पहला कार्बन, जबकि यहाँ पर है दूसरा कार्बन। इसलिए रिंग में सेकंड कार्बन होगा ये वाला, यानी ये होगा सेकंड, ये होगा थर्ड। फर्स्ट कार्बन यानी पहले नंबर का जो कार्बन होगा उसको हम लोग बाहर रिंग के दिखाएंगे। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 कार्बन एटम्स वहां से, और रिंग में दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा कार्बन। पहला कार्बन जो होगा वो रिंग के बाहर साइड में होगा। अब सभी के ग्रुप्स देख लेते हैं किसका OH किधर लगा हुआ है। फ्रक्टोज का नंबर कितना है? 54, यानी तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और पांचवा और चौथा। 54 नंबर का मतलब है हावर्थ में फिशर के जितने भी राइट वाले OH होते थे वो हावर्थ में डाउन द रिंग प्लेन जाते थे। तो रिंग प्लेन के डाउन में OH यहां पर भी होगा और यहां पर भी होगा। समझ में आना? तीसरा OH अबव द रिंग होगा, और ये वाला OH भी
अबव द रिंग होगा। अब देखो क्या ये वाला OH होगा यहाँ पर? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा कार्बन, छठा कार्बन का जो OH है उसी ने तो इस पर अटैक किया है, इसलिए अलग से इस छठे कार्बन पर OH नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि छठे कार्बन का जो OH है वही या उसी का तो O है जो इस C2 पर अटैक करके रिंग बना रहा है, तो इसलिए सिक्स कार्बन पर कोई भी OH ग्रुप नहीं होगा। ये बन गया हम लोगों का फ्रक्टोज। कौन सा? पायरनोज फॉर्म है, इसलिए लिखेंगे फ्रक्टोपायरनोज। और यहाँ पर अल्फा या फिर बीटा, तो हमने देखा था अल्फा और बीटा पोजीशन निर्धारित की जाती हैं इस वाले कार्बन एटम से जुड़े हुए जो फंक्शनल ग्रुप था उसके साथ में, सिस या फिर ट्रांस। तो यहाँ पर तो कोई ग्रुप है नहीं। अब इसका क्या नाम लिखें? सिर्फ लिखेंगे डी फ्रक्टोपायरनोज। अगर हम इसकी चेयर फॉर्म बनाएं तब पहला कार्बन बाहर लेंगे, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। दूसरे कार्बन पर हावर्थ का CH2OH लगा है डाउन, डाउन का मतलब ये चेयर में भी डाउन। तीसरा कार्बन लगा हुआ है, तीसरे कार्बन का जो OH है वो अबव द प्लेन है रिंग के, तो यहाँ पर अबव द प्लेन होगा ये OH। चौथे पर डाउन है, पांचवें पर भी डाउन है और छठे पर तो कोई ग्रुप नहीं लगा है। इनके नंबर्स मिटा देते हैं ताकि क्रिस्टल क्लियर रहें चीज़ें। ये अप और डाउन अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है, नहीं पता है, तो इससे पहले वाला सेकंड पार्ट वाला वीडियो देख लेंगे। उसमें फिशर से हावर्थ और हावर्थ से चेन में इंटर कन्वर्जन हमने बताया है, वहां से आप लोग देख सकते हैं, तब ये एकदम चीजें सही हो जाएंगी। तो ये क्या है? डी फ्रक्टोपायरनोज की चेयर फॉर्म है और ये है हावर्थ प्रोजेक्शन। चलो अब स्टार्ट, अब आगे पढ़ते हैं मोनोसैकेराइड्स की रिएक्शंस। मिटाते हैं इसको। तो मोनोसैकेराइड्स में हमारे पास कार्बोनिल कार्बन होता है और OH ग्रुप्स होते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं OH ग्रुप्स के रिएक्शंस, यानी अल्कोहलिक रिएक्शंस ड्यू टू अल्कोहलिक ग्रुप। बनाते हैं कोई एक एल्डोज शुगर, ग्लूकोज, बीटा डू ग्लूको पायरानोज फॉर्म बनाएंगे हम, क्योंकि वन पोजीशन रिएक्शन देख लेते हैं। तो अल्कोहल की रिएक्शंस अगर हम लोगों को याद है कि एसिड के साथ में या एसिड के डेरिवेटिव जैसे एसिटिक एनहाइड्राइड या फिर एसिटिल क्लोराइड के साथ मिल करके एस्टर बनाते हैं। तो पहली रिएक्शन तो यही होगी, कौन सी? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। इसकी रिएक्शन करवाते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ या इसके साथ भी करवा सकते हैं। साथ में एक माइल्ड बेस पिरिडीन लेते हैं और हमारा जितने भी OH हैं सभी लग जाएंगे OAC। AC होता है ये वाला ग्रुप, CH3CO ग्रुप इज शॉर्ट में लिखा जाता है AC। शॉर्ट में इसको लिखेंगे तो AC2O लिखेंगे, एसिटिक, दो एसिटिल ग्रुप हैं, और एनहाइड्राइड इसको लिखेंगे ACOCl। ये हो जाएगा OAC, यहाँ इसका OH भी हो जाएगा OAC, ये वाला OH भी हो जाएगा OAC, ये भी हो जाएगा OAC और ये हो जाएगा CH2OAC। ये क्या बन गया? एस्टर। अब देखो जो मोनोसैकेराइड्स हैं
यानी जो हमारी एल्डोज या कीटोज शुगर थी वो थी वाटर सॉल्युबल, जबकि एस्टर्स हमारे होते हैं वाटर इनसॉल्युबल। सो ये है वाटर सॉल्युबल, ये है इनसॉल्युबल इन वाटर। ये सॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। दूसरी रिएक्शन है जिसमें अल्कोहलिक ग्रुप का मिथाइलेशन हम लोग कर सकते हैं। मिथाइलेशन कैसे करेंगे? इस मोनोसेक्राइड की रिएक्शन अगर हम करवा दें CH3I के साथ या MEI लिख दो या किसी भी एल्किल हैलाइड के साथ में इसकी रिएक्शन करवा दे, साथ में बेस पिरिडीन लेते हैं, तो जितने भी OH ग्रुप थे वो MEI या CH3I के साथ रिएक्शन करके चेंज हो जाएंगे OCH3 में। ठीक है, यहाँ पर भी वही रिएक्शन होगी, बना लेते हैं। CH3 पे I के साथ में रिएक्शन करवाइए तो OCH3 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 CH2O। ठीक है, तो ये एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन है। तीसरी रिएक्शन पढ़ते हैं ग्लाइकोसाइड फॉर्मेशन। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पढ़ लेते हैं सीधे, ग्लाइकोसिडिक फॉर्मेशन। तो पहले पता होना चाहिए कि ग्लाइकोसाइड होता क्या है। तो देखो, एक रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी थी, अगर ये हमारा कोई कार्बोनिल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप, इसकी रिएक्शन अगर हम अल्कोहल के साथ करवाते हैं ROH के साथ में, तो इसके पास के लोन पेयर यहाँ जाते हैं और ये ऊपर की तरफ बॉन्ड टूटता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। कोई भी एसिड लेते हैं तो ये यहाँ से बनता है हमारा हेमी एसिटल। क्या बनता है? हेमी एसिटल। एक ग्रुप होगा OR और दूसरा हो जाएगा OH, इधर ग्रुप और इधर लगे हुए हैं। अगर एल्डिहाइड है तो एक हाइड्रोजन होगा, एक एल्किल ग्रुप या एरिल ग्रुप होगा, जबकि अगर कीटोन है तो दोनों एल्किल या एरिल ग्रुप्स लगेंगे। अब ये बना हमारा हेमी एसिटल। इस हेमी एसिटल की रिएक्शन अगर हम फर्दर किसी अल्कोहल के साथ करवा लें इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तब यही हेमी एसिटल कन्वर्ट हो जाता है एसिटल में। इसको R' अगर हम लिख दें तो हमारे पास बनेगा OR, ये तो पहले से ही था, ये बन जाएगा OH गेट्स कन्वर्टेड इनटू OR। ये है हमारा एसिटल। ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। तो हेमी एसिटल से एसिटल फॉर्मेशन। अब देखो, एल्डोज शुगर्स में हमने देखा था इस वाले कार्बन को हम लोग एनोमेरिक कार्बन बोलते थे। क्यों? क्योंकि इसमें ये वाला ही कार्बन ऐसा है जो दो ऑक्सीजन एटम से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, उसी को बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। यहाँ पर एनोमेरिक कार्बन पर दो ऑक्सीजन ग्रुप लगे हैं, जबकि ये एसिटल वाला है। ये हेमी एसिटल का एनोमेरिक था, ये एनोमेरिक एसिटल का है। अब सेम यही रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग इसके साथ में। इसके साथ में क्यों? क्योंकि यही इस रिंग स्ट्रक्चर में ही हमारे पास एनोमेरिक कार्बन है। इस ओपन चेन स्ट्रक्चर में हमारे पास एनोमेरिक कार्बन नहीं है। ऐसा कोई भी कार्बन नहीं है जो डायरेक्टली दो अलग अलग ऑक्सीजन एटम से लगा हो। इसलिए जो अब हम लोग रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं ग्लाइकोसिडिक फॉर्मेशन या ग्लाइकोसाइड फॉर्मेशन की, वो सिर्फ और सिर्फ हम लोग रिंग स्ट्रक्चर से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलो लिखते हैं आगे, यहीं पर लिख देते हैं। रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले। इसकी रिएक्शन करवाते हैं अल्कोहल के साथ, CH3OH लेते हैं। अगर हम इस अल्कोहल के साथ में इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ एनोमेरिक पोजीशन पर ही रिएक्शन होगी, बाकी कोई भी अल्कोहलिक ग्रुप रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। बनेगा क्या? ये वाला जो OH है वो कन्वर्ट हो जाएगा
CH3 में, बाकी सारे OH जैसे थे वैसे ही रहेंगे। इसके साथ में और क्या क्या हो रहा होगा रिएक्शन में, ये रिएक्शन होती है रिवर्सिबल, तो यहाँ पर रिवर्सिबल का साइन, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड होती है तो इन प्रेजेंस ऑफ H+ लिख देंगे। साथ में जब ये रिएक्शन हम लोग मैकेनिज्म पढ़ते हैं तब देखते हैं कि ये वाली रिएक्शन जो है ये होती है वाया SN1। SN1 कुछ SN1 रिएक्शन क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसमें बनता है हमारा कार्बोकैटायन। अब चूंकि यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा ये वाला कार्बन, इसलिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं कि अबव द प्लेन से भी अटैक हो सकता है और बिलो द प्लेन से भी, इसलिए यहाँ पर बनेंगे दो आइसोमर, एक ये वाला और साथ में ही एक और बनेगा जिसमें यही OCH3 ग्रुप डाउन द रिंग प्लेन लगा होगा। ये अबव है और ये डाउन है। ये बना है हम लोगों का बीटा फॉर्म और ये वाली बनेगी अल्फा फॉर्म। तो ये है हम लोगों का ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यहाँ पर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मीन्स ऐसा कार्बन एटम जो डायरेक्टली दो ऑक्सीजन एटम से जुड़ा हुआ हो, उसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक। ये रिएक्शन होती है SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म से, इसलिए यहाँ पर दो आइसोमर्स बनते हैं, एक तो वही और दूसरा हमारा बनेगा अल्फा फॉर्म। तो ये तो हो गए हम लोगों के रिएक्शंस। इनका देख लेते हैं परसेंटेज, किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो जो बीटा फॉर्म होगी वो बनता है लगभग 66% और ये लगभग 33-34% के आसपास में। 33% ही लिखेंगे क्योंकि कुछ फॉर्म तो हम लोगों की ओपन चेन में भी रहेगी और वो शो नहीं होगा। तो 66-33% के अप्रॉक्सीमेटली इन दोनों का कंपोजिशन रहता है। इसकी स्टेबिलिटी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर ये जो OCH3 है ये है इक्वेटोरियल पोजीशन में। अब ये फिर कभी बता देंगे कि चेयर फॉर्म में इक्वेटोरियल और एक्सियल में कौन सी स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होती है, और एक्सो एंडो ये सब चीज़ें बात की बात है। तो ये वाली फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगी। इसका पूरा नाम होगा बीटा डी ग्लूकोपाइरानोसाइड। क्यों? क्योंकि ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, पाइरानोसाइड। इसका पूरा नाम होगा अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोसाइड। अब देख लेते हैं रिएक्शंस ड्यू टू एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप। बनाते हैं डी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज में ये जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है और इसके बगल वाला जो कार्बन है ये वाला, इन दोनों के बीच में प्रोटॉन एक्सचेंज होता है इन प्रेजेंस ऑफ एनी स्ट्रॉन्ग बेस या एल्कली हम बोल सकते हैं। और ये रिवर्सिबल टाइप की एक रिएक्शन होती है और बनता है हमारे पास में इन डाइऑल। इस कार्बन को भी हम C से दिखा दे रहे हैं और ये वाला C1 है, OH OH डबल बॉन्ड H H, बाकी हमारे ग्रुप्स ऐसे ही लगे रहते हैं। तो पहला कार्बन और दूसरा कार्बन, पहला कार्बन और दूसरा कार्बन, पहला और दूसरे के बीच में हम लोगों का एक रीअरेंजमेंट होता है और इंटरमीडिएट बनता है इन डाइऑल। इन डबल बॉन्ड और डाइऑल मीन्स दो ऑक्सीजन या दो OH ग्रुप लगे होते हैं, तो इन डाइऑल इंटरमीडिएट हमारा बनता है। क्योंकि इंटरमीडिएट है इसलिए हम लोग इसको ऐसे दिखा देंगे। फिर जब यहाँ पर ये जो इंटरमीडिएट है वापस से हम लोगों का बनाता है एल्डिहाइड ग्रुप, तब
कि जो सेकंड पोजीशन वाला OH है, यानी सेकंड पोजीशन वाला जो कार्बन है, इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने के पूरे पूरे चांस होते हैं 50-50। यानी इससे जब वापस से हम लोग इधर की तरफ जाएंगे, NaOH इन H2O, तब ऊपर वाला पहला कार्बन तो वापस से CHO बन जाएगा। बाकी चीजें पहले वैसे ही बना लेते हैं, फिर देखते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अब देखो, जब वापस से हम लोगों का सेकंड वाली पोजीशन अल्कोहलिक ग्रुप, सेकंड वाला कार्बन जब अल्कोहलिक ग्रुप में चेंज होगा, तब पहला तो ऑप्शन यही है कि OH राइट साइड में लग जाए, और दूसरा और ऑप्शन हमारे पास में है जिसमें OH लेफ्ट साइड में लग जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि रीअरेंजमेंट जब यहाँ पर हो रहा होता है तब प्लेनर बनता है ये, और जब प्लेनर बनता है और उस समय OH हमारा लेफ्ट और राइट दोनों तरफ शिफ्ट हो सकता है। तो ये वापस से बना ग्लूकोज, लेकिन ये वापस से बना मैनोज। यानी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज को जब स्ट्रॉन्ग एल्कली के प्रेजेंस में हमने ट्रीट किया, तब एक इन डायोल इंटरमीडिएट के थ्रू वो ग्लूकोज से मैनोज भी बना देता है। ठीक है, तो इस ग्लूकोज और मैनोज, इसका नंबर है 542, इसका नंबर है 5 और 4। सेकेंड वाली जो पोजीशन है ये वाली, इस कार्बन पर जो OH का कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज होता है। ठीक है, तो ऐसे आइसोमर्स बोले जाते हैं एपीमर्स। इनका क्या नाम होता है? एपीमर्स। यानी इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो बोला जाएगा एपीमर्स, और ये रिएक्शन बोली जाएगी एपीमेराइजेशन रिएक्शन। एपीमर्स क्या होते हैं? Isomers in which the configuration is changed at only one position, at only single carbon atom, while the rest configuration remain the same. तो यहाँ पर सिर्फ सेकंड पोजीशन की OH की जो पोजीशन है वो चेंज्ड है, इसलिए एक दूसरे का जो इनके बीच का संबंध है वो बोला जाएगा एपीमर्स। ये रिएक्शन एक बार PGT में पूछी गई थी और पूछा गया था कि ये जो एपिमराइजेशन रिएक्शन है, इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है उसका नाम बताइए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इन डायोल इंटरमीडिएट। अब ये है हमारे पास। दूसरी रिएक्शन देख लेते हैं, पहली हो गई एपिमराइजेशन, अगली रिएक्शन पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन। देखो, डी ग्लूकोज की रिंग फॉर्म क्या होगी? ये वाली होगी, बीटा बना देते हैं। ये होगी रिंग फॉर्म। अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड ग्रुप चेंज हो जाता है हम लोगों का COH ग्रुप में, यानी कार्बोक्सिल ग्रुप में। इस ओपन चेन में तो एल्डिहाइड ग्रुप हमें दिख रहा है, ये वाला CHO, जबकि इस रिंग फॉर्म में कहीं पर भी तुम्हें नहीं दिखाई पड़ेगा फ्री CHO ग्रुप, क्योंकि रिंग फॉर्मेशन के दौरान OH अटैक करता है और हम लोगों का जो CHO ग्रुप है वो हेमी एस्टर बनाता है, और ये वाला कार्बन इस C1 कन्वर्ट हो जाता है हेमी एसिटल में। हेमी एसिटल में फ्री CHO ग्रुप नहीं पाया जाता है, इसलिए अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास में सिर्फ ओपन चेन का ही ऑप्शन है जो रिएक्शन देगा। जो रिंग फॉर्म है वो रिएक्शन नहीं देगा। अब देखो, जब भी हम लोग डी ग्लूकोज लेंगे, यानी उसका एक्वस फॉर्म लेंगे, तब हमारे पास जो परसेंटेज होगा उसका वो रिंग का होगा लगभग 99%, और जो ओपन फॉर्म रहेगी वो रहेगी 0.01%। अब 0.01% ये 0.01% ही रिएक्शन को आगे कैरी करता है। अब डिपेंड करता है हमने कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है। जैसे अगर ब्रोमीन वाटर के साथ में इसकी रिएक्शन करवाते हैं, ब्रोमीन वाटर एट pH of 6 बफर्ड, तब हमारा बनता है ग्लूकोज से CHO ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है COOH में, यानी कार्बोक्सिल में, और बनता है ग्लूकोनिक एसिड।
क्या नाम है, डी ग्लूकोनिक एसिड। दूसरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जैसे टॉलेंस के साथ में अगर हम इसकी रिएक्शन करवा दें या फिर फैलिंग के साथ में इसकी रिएक्शन करवा दें, तो टॉलेंस में हमारे पास में सिल्वर CAG+2 और फैलिंग में हमारे पास Cu+2 आयंस रहते हैं, जो कि एल्डिहाइड्स या एल्डिहाइड ग्रुप के साथ रिएक्शन करके सिल्वर मिरर टेस्ट देते हैं और यहाँ पर मिलता है रेड प्रेसिपिटेट। तो ये तीनों रिएक्शन ही हम लोगों की डिस्टिंग्विश करने के काम आती हैं। एल्डोज शुगर और कीटोज शुगर के बीच में एल्डोज शुगर से हमारे ये तीनों रिएक्शन देते हैं ऑक्सीडेशन वाली, जबकि कीटोज शुगर्स नहीं देते हैं। ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करने पर ब्रोमीन वाटर डीकलराइज हो जाता है। टॉलेंस रिएजेंट के साथ में अगर रिएक्शन करवाते हैं तब सिल्वर मिरर आउटलाइन हमें टेस्ट ट्यूब के किनारे किनारे मिलती है, और जब हम लोग फैलिंग रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तब हमें रेड प्रेसिपिटेट मिलता है। और अगर ऐसा ये तीनों रिएक्शंस होती हैं या इन तीनों में से कोई एक भी होती है तो वो हमारा होगा मोनोसेक्राइड, कौन सा, एल्डोज। जबकि अगर नहीं होती है तब अगर मोनोसेक्राइड कौन सा होगा कीटोज। अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेते हैं जैसे HNO3, तो जो HNO3 होता है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये इस CHO को COH में बदलता है और साथ ही साथ ये जो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप लगा हुआ है CH2OH से छठे नंबर का जो CH2OH है वो भी कन्वर्ट हो जाता है COOH में। बाकी सारे जो CHOH लगे हैं ये ऐसे ही लगे रहते हैं। इसका नाम होता है सैकरिक एसिड। अगली रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं रिडक्शन की। तो कार्बोनिल जो ग्रुप होता है उसका अगर हम रिडक्शन करते हैं तब वो अल्कोहलिक ग्रुप में चेंज हो जाता है। तो अगर हम लोगों ने किसी भी एल्डोज या कीटोज शुगर का रिडक्शन किया है तब वो कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में, और ये एल्डोज और कीटोज दोनों ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। इसलिए इसका हम लोग यूटिलाइजेशन उतना अच्छे से कर नहीं सकते हैं। डिपेंड करता है कौन सा हम लोगों ने रिएजेंट लिया है रिड्यूसिंग, उसके हिसाब से हमारा प्रोडक्ट बनेगा। जैसे अगर हमने ग्लूकोज की रिएक्शन करवा दी है सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसके साथ में रिएक्शन करवा दी है, तब CHO ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH में। बीच में तो CHOH लगे हुए हैं 4 और आखिरी में भी लगा हुआ है CH2OH। इसका नाम होता है डी सॉर्बिटॉल। अगर हमने इसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन सही लिखी है तब इसका नाम होगा डी सॉर्बिटॉल। अगर कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख रहे हो तो सिर्फ सॉर्बिटॉल लिखेंगे, अगर कॉन्फ़िगरेशन भी लिख रहे हो तब लिखेंगे डी सॉर्बिटॉल। अगर हमने इसकी रिएक्शन करवा दी है रेड फॉस्फोरस और HI के साथ में तब हमारा बनता है N हेक्सेन। 1 2 3 4 5 6, क्या बनेगा, N हेक्सेन। यानी जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं वो सारे के सारे हट जाएंगे और हमें एक नॉर्मल चेन मिलेगी एल्केन की। क्योंकि 6 कार्बन है इसलिए हमें मिलता है N हेक्सेन। ये रिएक्शन तो हो गई हम लोगों की ग्लूकोज की यानी डी ग्लूकोज की। अगर यही सेम डी ग्लूकोज की जगह पर डी फ्रक्टोज लेते हैं और रिएक्शन करवाते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ में, तब प्रोडक्ट हमारा चेंज होता है और तब हमें मिलता है डी फ्रक्टोज से डी फ्रक्टोज से हमें मिलता है। इस वाले कार्बन का रिडक्शन जैसे ही होगा हमारे पास 2 ऑप्शन अवेलेबल होंगे, एक में OH इधर लगा होगा और एक में OH लेफ्ट लगा होगा। तो एक होगा हमारे पास में सॉर्बिटॉल और दूसरा होगा हम लोगों का मैनिटॉल। सॉर्बिटॉल क्या होगा, जिसमें OH राइट साइड में पहुंचेगा, वो होगा सॉर्बिटॉल। बाकी सारे कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन जैसा था वैसा ही रहेगा। सेकंड वाले जो कार्बन है उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी।
है सॉर्बिटॉल और ये है मैनिटॉल। सॉर्बिटॉल और मैनिटॉल भी क्या है, हमारे एपीमर्स हैं, क्योंकि इनमें भी सिर्फ एक ही कार्बन है जिसका कॉन्फ़िगरेशन अलग है, इसलिए इनके बीच में जो संबंध है वो बोला जाएगा एपीमर्स। दीज बोथ आर एपीमर्स, दोनों के दोनों डी फॉर्म है, डी सॉर्बिटॉल और डी मैनिटॉल। कहां से बना है, डी फ्रक्टोज से। अगली रिएक्शन देखते हैं हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में। तो अगर इस डी ग्लूकोज को हमने रिएक्शन करवा दी इसकी हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में, तब सी डबल बॉन्ड ओ, यानी ये वाला जो ग्रुप है सी डबल बॉन्ड ओ एच, अगली रिएक्शन देखते हैं हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में HCN। तो HCN के साथ में जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तब कार्बोनिल जो ग्रुप होता है CHO वो चेंज हो जाता है साइनोहाइड्रिन में। साइनोहाइड्रिन मीन्स COH और CN, साइनोहाइड्रिन। बाकी चीजें जैसी थी वैसे ही लगी रहेंगी। क्या नाम हो जाएगा इसका, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। एक और रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं इसकी हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ में NH2OH के साथ में। तो NH2OH यानी हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ में हमारा डी ग्लूकोज यानी CHO ग्रुप से बन जाता है हम लोगों का C। बाकी चीजें पहले बना लेते हैं, CH2OH OH 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 OH, यहां पर बनता है ऑक्साइन NOH। तो हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ में बनता है हम लोगों का ग्लूकोज ऑक्साइन। एक और रिएक्शन देखते हैं, ये बड़ी जो पढ़ने जा रहे हैं ये बड़ी स्पेशल टाइप की रिएक्शन है, रिएक्शन विद फेनिल हाइड्राजीन। फेनिल हाइड्राजीन क्या होता है, PH NH NH2, PH NH NH2 मीन्स फेनिल हाइड्राजीन होता है फेनिल हाइड्राजीन। फेनिल हाइड्राजीन के साथ में जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं तब बनता है हम लोगों का CH2O निकल जाता है, ये वाला H2 और उधर से ऑक्सीजन बनेगा C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH, फिर PH और इसके साथ हाइड्रोजन। बाकी चीजें जैसी थी COH OH 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 CH2OH। अब अगर हमने सिर्फ लिमिटेड अमाउंट ऑफ फेनिल हाइड्राजीन ले रखा है तब रिएक्शन यहीं पर स्टॉप हो जाएगी, लेकिन अगर थोड़ा सा भी मात्रा फेनिल हाइड्राजीन की ज़्यादा है तब रिएक्शन यहाँ पर नहीं रुकती है और फर्दर ये जो यहाँ पर प्रोडक्ट बना है ये फेनिल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन करता है और यहाँ पर जो रिएक्शन होती है वो इस सेकेंड पोजीशन वाला जो CHOH है ये कीटोनिक ग्रुप में चेंज हो जाता है, यानी ये रिएक्शन होगी ऑक्सीडेशन टाइप की और निकलेगा यहाँ पर PH NH2। साथ में दूसरी भी चीजें, यानी पहला कार्बन तो जैसा था वैसा ही रहेगा, ये सेकंड कार्बन चेंज हो जाएगा कीटोनिक में, थर्ड कार्बन फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ बाकी जैसे थे वैसे ही लगे रहेंगे, 1 2 3 4।
यानी अगर थोड़ा सा भी ज्यादा मात्रा में है तो एक मॉलिक्यूल यहाँ पे खर्च हुआ है, दूसरा मॉलिक्यूल फेनिल हाइड्रोजन की यहाँ पर खर्च हुआ है, और जैसे ही ये यहाँ पर रिएक्शन कंप्लीट होगी एक तीसरा मॉलिक्यूल भी हम लोगों का फेनिल हाइड्रोजन का कंज्यूम होगा और यहाँ पर रिएक्शन होगी, यानी फर्दर ये रिएक्शन बढ़ जाएगी आकर के और बनेगा हम लोगों का, देखते हैं क्या। बनेगा ओसाजोन, यानी इसका नाम होगा ग्लूकोसाजोन। यानी फेनिल हाइड्रोजीन के साथ में जब हम लोग ग्लूकोज को ट्रीट करते हैं तब बनता है ओसाजोन, और 3 मॉलिक्यूल इस दौरान खर्च होकर के हमें बनता है ग्लूकोसाजोन। पीजीटी में एक बार ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि कितने मॉलिक्यूल्स कंज्यूम होंगे या कितने मोल्स एक रिएक्शन को कैरी आउट करने में कंज्यूम होंगे, तो आंसर है 3 मोल्स ऑफ या 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फेनिल हाइड्रोजन पर यूनिट ग्लूकोज, यानी जितना ग्लूकोज लेंगे उसका 3 गुना हम लोगों के पास ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजन होना चाहिए। अगली रिएक्शन देख लेते हैं फर्मेंटेशन की। तो जब ग्लूकोज का फर्मेंटेशन हम लोग करते हैं तब बनता है C2H5OH और CO2, 2 मोल्स ये बनेंगे, 2 2 4 और ये 2। तो ये रिएक्शन फर्मेंटेशन बोली जाती है और अल्कोहल बनाने का ये एक बहुत ही पॉपुलर मेथड है। ग्लूकोज की रिएक्शन जब हम लोग करवाते हैं H2SO4 कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, या फिर जब इसको बहुत ही स्ट्रॉन्गली हीट कर देते हैं तब डिहाइड्रेशन शुगर का हो जाएगा और जली हुई शुगर की स्मेल आएगी और कंपाउंड हमारा काला पड़ जाएगा। तो कुछ रिएक्शंस हम लोगों ने पढ़ी हैं अभी बेसिक वाली मोनोसैकेराइड्स की। अब अगले पार्ट में पढ़ते हैं मोनोसैकेराइड्स की चेन लेंथनिंग एंड शॉर्टनिंग मेथड्स, जैसे कि वोल्ट डिग्रेडेशन, रफ डिग्रेडेशन, ये सब। और इसके अलावा पढ़ते हैं डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स, और फिर से पढ़ लेते हैं एक बार डिटेल में टेस्ट फॉर शुगर्स या एल्डोज एंड कीटोन शुगर्स।